हमने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आज आधा आपने करना, आधा मैंने करना है, ठीक है? रोजे के साथ आधा काम आप किया करें। कर लेंगे? ओके मैम। जी मैम, इंशाल्लाह। आज मेरी 4 क्लासेस हैं, 2 हो चुकी हैं, 2 अब है। मेरा बिल्कुल भी लेने को दिल नहीं कर रहा था बोलने। मैम आप फिर किसी और दिन रख लिया करें, अगर ज्यादा मैम आप पे बर्डन हो जाता है तो किसी और दिन रख लिया करें फिर स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते क्लास ज्यादा, ये मसला हो जाता है। सुबह अगर रख लें तो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं क्लास में। स्टूडेंट्स का सुबह उठने को दिल नहीं करता। अच्छा जी, सीक्वेंस हैज लिमिट एल एंड वी राइट इट एज सीक्वेंस की जो लिमिट है वो आपके पास एल है जब एन इनफिनिट को अप्रोच करता है, या फिर हम इसको पढ़ते हैं कि सीक्वेंस एल को अप्रोच करती है जैसे ही एन इनफिनिट को अप्रोच करता है। अब साइलेंट टर्म में देखें तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज द इंटीजर n। हर एप्सिलॉन के लिए बेसिकली एक इंटीजर n है, सच दैट अगर n किसी खास नंबर से बड़ा हो जाता है, n से ये n आपका 20 हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है n की वैल्यू। इस n से जब बड़ा हो जाता है ये n, तो फिर हमारी जितनी सीक्वेंस की वैल्यूज होती है ना, बेसिकली ये n वैल्यूज होती हैं, वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन इनक्वालिटी के दरमियान लाई करती है। ये इनक्वालिटी हमारी बेसिकली क्या है? l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। तो जो an है बेसिकली हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, इस खास n से आगे जाके जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होती है? l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई कर जाती है। क्लियर है डेफिनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब आपका n इस खास नंबर से, इससे पीछे की बात नहीं करते, हम इससे आगे की बात करते हैं। जब n इस कैपिटल N से ग्रेटर हो जाता है तो जो हमारी ए एन टर्म है वो हमेशा l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करेंगी, रेड कलर में जो कि आपको नजर आ रही है। और इस तरह लाई करती है कि ये l को अप्रोच करती है, l के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। यही चीज आपकी ग्राफिकल अप्रोच में है, यही चीज आपकी नंबर लाइन के अंदर शो की गई है कि जब आपकी जो n है वो एक खास नंबर से बड़ा हो जाता है, कैपिटल N से, जिसको उसने n+1 n+2 टर्म्स अप टू सॉन के सारे रिप्रेजेंट किया, तो फिर सारी की सारी वैल्यूज हमारी l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के दरमियान लाई करती हैं और बेसिकली इस l को अप्रोच कर जाती हैं। तो दोनों तरह से आपकी इस डेफिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है वो दी हुई है। थ्योरम 3 हमारे पास क्या है? थ्योरम 3 हमें बताता है कि हमने पीछे चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि अगर x इनफिनिट को अप्रोच करे और फंक्शन l को अप्रोच कर जाए तो बेसिकली ये जो x है ये तो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, ये रैशनल इरेशनल भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, जबकि n तो हमारा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर इतने बड़े वास्ट फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन लिमिट की सेटिस्फाइड है तो n के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। So if limit x approaches to infinity, f of x equal to n and f of n equal to n, where n is an integer, then limit is also satisfied on positive values. Clear? Yes, ma'am. यहाँ पर ये बता दिया गया है कि जैसे ही हमारे पास x जो है वो इनफिनिट को अप्रोच करता है, हमारा फंक्शन एक खास नंबर l को अप्रोच करने लग जाता है, उसके नजदीक पहुंच जाता है। तो इसी तरह अगर हम ये x जो है इसके अंदर तो सारी वैल्यूज है, इसमें इंटीजर्स भी हैं, इसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 टाइप के। लेकिन अगर इसी डेफिनेशन को हम सिर्फ इंटीजर्स के लिए देखें तो इंटीजर्स के लिए भी ये सेम वैसी ही डेफिनेशन दे रहा है कि स्पेसिफिक इंटीजर्स के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो इस सेल को अप्रोच कर रहा है। In particular, since we know that limit x approaches to infinity 1 over x की power r equal to 0 when r is greater than 0, x जब इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो x की पावर r जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी है तो इन्फिनिट की पावर 0 जो होती है ये आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। उस 0 को हमने निकाल दिया, हमने ग्रेटर देन 0 लिया, तो इन्फिनिट की पावर 1 हो, इन्फिनिट की पावर 2 हो, इन्फिनिट की पावर 3 तो इन्फिनिट ही होता है, और 1 ओवर इन्फिनिट 0 आंसर देता है। तो अगर ये x के लिए सेटिस्फाइड है चैप्टर नंबर 2 में, तो डेफिनेटली ये n के लिए भी वैसे ही सेटिस्फाइड है।
यहाँ तक तो था कि अगर हमारा n इन्फिनिट को अप्रोच करे तो हमारा फंक्शन जो है किसी खास नंबर को अप्रोच कर जाता है। अगर खास नंबर को अप्रोच कर जाती है हमारी सीक्वेंस, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये बताती है कि n अगर n से ग्रेटर होता है, इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करता है, तो हमारी सीक्वेंस भी इन्फिनिट हो जाती है। पीछे चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था कि जब सीक्वेंस या फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है तो फिर वर्टिकल असिम्प्टोट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमारी सीक्वेंस इन्फिनिट आती है तो इसका मतलब ये होता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही, कि सीक्वेंस डिवर्ज कर रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हमारी। So limit n approaches to infinity a n is equal to infinity means that for every positive number m there is an integer n such that अगर n से greater होता है, infinite होता है, तो सीक्वेंस भी m से greater हो जाती है, infinite हो जाती है, किसी खास नंबर से आगे मूव करना शुरू कर देती है आपकी सीक्वेंस। जैसा कि अगर हमारे पास इसी फंक्शन को आप ले लो, n जब n से ग्रेटर, x जब x से ग्रेटर होता है, तो ये जो फंक्शन है ये अब वर्टिकल लाइन की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, बजाय इसके इधर आने के किसी को कन्वर्ज करे, ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये किसी खास, ये खास नंबर आप ले सकते हैं, ये हो सकता है यहाँ पे 6 हो, तो इस 6 के बाद ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे n से ग्रेटर होता है वैसे ही हमारी सीक्वेंस जो है वो किसी खास नंबर से ग्रेटर हो जाती है और इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देती है। अच्छा जी, ये कुछ लिमिट की लॉज हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो कि पहले अपने फंक्शंस के ऊपर लिमिट क्लास पढ़े थे, सेम वैसे ही ये हमारे लिमिट क्लास जो है सीक्वेंसेस के ऊपर है कि अगर कोई दो सीक्वेंस का सम हो तो सेपरेट फॉर्म में लिमिट आ सकती है, सब्ट्रैक्शन है, कांस्टेंट किसी सीक्वेंस के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती। अगर लिमिट आपने किसी कांस्टेंट सीक्वेंस के लेनी है तो वो कांस्टेंट सीक्वेंस ही रहेगी, और अगर कोई सी दो सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है उन पर लिमिट अप्लाई कर दें तो वो सेपरेट फॉर्म में आ सकती हैं, और क्वोशिएंट पे भी एज इट इज है, पावर फंक्शन की बेस पर भी आपकी लिमिट जो है वो एज इट इज है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने याद कर लेनी है। उसके बाद स्पेस थ्योरम है। स्पेस थ्योरम जो है ये हमने पहले फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से ये सीक्वेंस के ऊपर डिस्कस होगा कि अगर एक सीक्वेंस जो है दो सीक्वेंस के दरमियान है और उन सीक्वेंस पे जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो सेम है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो भी वही होगी, सेम होगी। सो स्पेस थ्योरम फॉर सीक्वेंस हमारे लिए क्या है कि अगर एक सीक्वेंस an जो है वो bn जो है वो cn और an के दरमियान मौजूद है, पर n is greater than equal to n naught and limit n approaches to infinity n is equal to n limit n approaches to cn equal to l, दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है और यूनिक है, एक जैसी है, तो ऑटोमेटिकली जो b के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो भी आपकी l होगी। ये आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है फंक्शंस के अंदर है। तो इसी थ्योरम को, ये सिर्फ थ्योरम है, आगे देखेंगे अप्लाई किया है कि नहीं किया, अभी सिर्फ उसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद थ्योरम 6 है, इफ लिमिट n approaches to infinity n mod equal to 0 then limit n approaches to infinity n equal to 0। अगर mod पे 0 है तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट सीक्वेंस जो है पॉजिटिव सीक्वेंस, ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस के ऊपर भी हमारे पास लिमिट जो है वो 0। एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड करनी है लिमिट n ओवर n प्लस 1। मेरा ख्याल है ये हमने सबसे पहली एग्जांपल डिस्कस की थी, उसके ऊपर जो लिमिट है वो देखी थी n टर्म में हमारी सीक्वेंस किस तरह से है, और हमने देखा था कि 1 को अप्रोच करती है n ओवर n प्लस 1। तो यहाँ पे बेसिकली वो कैसे अप्रोच करती है ये देखना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1, तो n के साथ डिवाइड कर दें हैं, ऊपर और नीचे भी 1 प्लस 1 का n। सर ने मुझे दिया तो था, मैं देख लेते हैं, एक मिनट आप लोग वेट कर दो, देख लेते हैं। कह रहे हैं अभी सर मांग रहे हैं या आपको चाहिए? एक मिनट, अरे मैं देख लेती हूँ, कहना कि मैंने बुक कर दिया है मोहानते। बना है कि अभी बना रहे हैं? आपकी टेम्परेचर भी है, उसका टेम्परेचर आप देख लीजिए।
जैसे जैसे एक्स की तरफ मूव करेंगे इसका टेम्परेचर वेरी करेगा। अब मैंने कहीं रखा होगा, मुझे चलो देख लेना चाहिए आपको। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है। Yes, ma'am. तो डिवाइड करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो इस तरह से बन जाती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 1 ही रहेगा, ये भी 1 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो 1 है, हमने पीछे सबसे फर्स्ट सीक्वेंस में देखा था कि ये 1 को ही कन्वर्ज करता है। Here we use equation number 4 with r is equal to 1। ये इक्वेशन उसने यूज किया है r को 1 लेके। That is this r की पावर 1। Is the sequence converge or diverge? ये sequence converge करती है या diverge करती है? We divide numerator and denominator by n से divide करते हैं तो ये आपके पास something over infinity 0, ये भी something over infinity 0, something over 0 infinite आंसर देता है। तो sequence हमारी converge नहीं करती, diverge करती है। जैसा कि यहाँ पे शो कर दिया गया है। Calculate limit and approaches to infinity natural log of n over n। अब natural log over n over x उसने कहा कि इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। नोट दैट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अप्रोचेस इनफिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी। ये इनफिनिट बाय इनफिनिट फॉर्म बन जाती है। वी कैन नॉट अप्लाई l'Hopital रूल डायरेक्टली बिकॉज़ इट अप्लाइज नॉट टू द सीक्वेंसेस। l'Hopital रूल जो है उसको डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सीक्वेंस के लिए हमने l'Hopital रूल जो है उसकी डेफिनेशन नहीं दी, बट टू फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल। लेकिन रियल वेरिएबल के फंक्शंस के ऊपर हमने इसकी डेफिनेशन दी थी। However, we can apply l'Hopital rule to the related function f of x natural log x over x and obtain। हाँ, हम इसको फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। जब हम इसको फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फंक्शंस पे फिर हम l'Hopital रूल अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 over x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1, फिर हमारी लिमिट जो है वो 0 आ जाती है। Therefore by theorem 3, फिर हमने थ्योरम 3 डिस्कस किया था। हमने कहा था अगर एक वास्ट फंक्शंस के ऊपर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास जो एक स्मॉल फंक्शन है उसके ऊपर एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इस थ्योरम के मुताबिक फिर हम कह देंगे कि n के लिए या हमारी सीक्वेंस के लिए भी ये रिजल्ट जो है ये सेटिस्फाइड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. whether the sequence converge or diverge, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है डिवर्ज करती है। हम देखते हैं कि सीक्वेंस को जब हम n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ओपन करते हैं, -1 की पावर 1 है तो -1 आएगी, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा, -1 का क्यूब होगा तो -1 होगा, -1 की 4 होगी तो 1 होगी। और ये सीक्वेंस जो है -1 1 -1 के साथ चलती है। एक दफा -1 पे आती है, फिर 1 पे आती है, फिर -1 पे किसी खास पर्टिकुलर नंबर को ये कन्वर्ज नहीं करे तो ये भी डिवर्जेंट सीक्वेंस है। The graph of a sequence is shown in figure number 8। फिगर 8 में शो किया गया। एक दफा -1 पे आता है, फिर 1 पे आता है, फिर -1 पे आता है। Since the terms oscillate between 1 and -1 infinitely, often an does not approach any number। an जो है वो किसी खास नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा था। limit n approaches to infinity -1 पर n does not exist। That is the sequence is divergent। Evaluate this limit and show whether it is exist or not। तो इस पे डेफिनेशन उसने लगाई है ये वाली थ्योरम 6 की। We first calculate the limit of the absolute values limit n approaches to infinity -1 पर n over n। तो -1 की पावर n जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में 1 की हो जाती है, पॉजिटिव ही हो जाती है और ये n भी आपके पास तो 0। Therefore by theorem 6, again theorem 6 जो है उसको वो यूज करते हैं यही वाला। तो कह देते हैं कि लिमिट -1 पर n over n जो है वो आपके पास 0 है।
अगर जीरो है तो डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं तो ये कन्वर्ज करेगी। 7 थ्योरम है, ये छोटे छोटे रिजल्ट होंगे सारे चैप्टर के अंदर। इफ ये बस ये काम किया कि इतने छोटे छोटे कि आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे रिजल्ट्स। If limit n approaches to infinity n is equal to l and the function f is continuous at l, then अगर लिमिट जो है हमारे पास n approaches to infinity n equal to l हो किसी सीक्वेंस के और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो l पे, उस लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। लिमिट n approaches to infinity f into a n is equal to f into l, तो फिर हम इस लिमिट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उसी वक्त पॉसिबिलिटी है जब आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो। तो इसी डेफिनेशन को बेसिकली अब एग्जांपल के ऊपर अप्लाई किया है। पॉइंट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin पाई ओवर n। तो हमने बेसिकली जब sin पाई ओवर n की पूरी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के साथ फाइंड आउट करनी है तो ये मुश्किल काम है। तो हम इस पे सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि sin जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि ये अपनी पूरी डोमेन में -1 से 1 तक जाता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है, कहीं पर भी इसकी कॉन्टिन्यूटी फेल नहीं होती। तो हम ये डेफिनेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो, जीरो के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस है। सो थ्योरम 7 जो है वो एनेबल अस टू राइट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin पाई ओवर n। साइन को आप बाहर ले आएंगे और जो n है, जो लिमिट है बेसिकली उस फॉर्म में आपकी लिखी जाती है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पाई ओवर n। और पाई ओवर n की वैल्यू पुट कर दें इन्फिनिट, तो समथिंग ओवर इन्फिनिट आपको क्या देता है, आंसर 0 देता है, दैट इज इक्वल टू 0। एग्जांपल नंबर 10 है, does the convergence of the sequence where n factorial equal to 1 over, discuss the convergence। सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंस है वो आपने शो करनी है। n टर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर दी गई है। तो 1 टर्म क्या होगी, 1 फैक्टोरियल ओवर 1 की पावर 1। इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो 2 फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 2। तो 2 फैक्टोरियल को हम 1 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 को 2.2 लिख सकते हैं। a3 आपका क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ओवर 3 की बात 3 आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अप टू सोन हम इसके ना टर्म जो है उसको लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सोन है, और इस तरह से। अच्छा जी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अप्रोचिंग इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी। जैसे n अप्रोच करता है इन्फिनिट को, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर टर्म जो है ये इन्फिनिट को अप्रोच कर जाती हैं। But here we have no corresponding function for use with L'Hopital rules. X factorial is not defined। उसने कहा कि पहले हम क्या करते थे, जब कुछ हमारे पास इस तरह की फॉर्म आए तो हम उसको फंक्शन x में कन्वर्ट कर देते थे, फिर x का रिजल्ट जो है उसको n के रिजल्ट पे अप्लाई कर देते थे। लेकिन यहाँ हम x के रिजल्ट की तरफ नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि x फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं होता। हमारा फैक्टोरियल जो होता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो x फैक्टोरियल जो है ये इसमें पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ रैशनल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। x factorial is not defined when x is not an integer, क्योंकि x इंटीजर नहीं है, x तो हमारे पास एक रियल नंबर होता है। सो हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक अपनी लिमिट जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। Let us write out the few terms to get the feeling for what happens to n as n gets large। से करके कुछ टर्म्स लिखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अगर n को हम लार्ज कर देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हमने लिखनी है 1 a 2 a 3 n यहाँ से। अच्छा जी, it appears from these expressions and graphs in figure number 10 that the terms are decreasing and perhaps approaches 0। एक्सप्रेशंस जो है उसने कहा कि एक्सप्रेशंस हमारे ये बताते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। अब जो सेकेंड टर्म है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 1/2.5 हो जाती है। जब थर्ड टर्म को सॉल्व करते हैं तो वो कुछ मजीद नजदीक आती है। इसी तरह जैसे जैसे हम n को लार्ज ले जाते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हमारे एक्सप्रेशन है, हम a4 फाइंड करते हैं, a5 फाइंड करते हैं, 6 फाइंड करते हैं, 7 फाइंड आउट करते हैं। तो जिस तरह हम अपने n को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी सीक्वेंस जो है वो 0 को अप्रोच करती जा रही है। सो टू कन्फर्म दिस, तो हम ये कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस जो है वो अगर 0 को अप्रोच करती है तो ये इक्वेशन नंबर 8 से। इक्वेशन नंबर 8 को उसने कहा कि हम इस तरह लिख देते हैं 1/n कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाता है 2/n 3/n over 1/n over n। Note
एक्सप्रेशन साइज एट मोस्ट 1 से ज्यादा वो क्या है 1 है, क्योंकि n को n से डिवाइड करने से ज्यादा 1 है या 1 से कम है। ठीक है, अब यहाँ तो ये एक्सप्रेशन आपका 1 है एट मोस्ट 1 की बात की है, या तो 1 है ज्यादा से ज्यादा या फिर उससे कम है, बिकॉज द न्यूमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास या तो डिनोमिनेटर के इक्वल है या फिर उससे लेस है। सो n को जब आप इंक्रीज करते जाते हैं तो ये आपके पास बेसिकली ये टर्म जो है वो लेस होती है और ये ज्यादा आपकी 1 बनती है। सो जो हमारी nth टर्म है वो 0 से ग्रेटर है, लेकिन 1/n जो है यहाँ पे चूंकि ये टर्म आपकी क्या बन जाती है, उसने कहा एटमोस्ट 1 बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 है, उससे कम हो सकती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 है। जब ये टर्म 1 बन जाती है तो ये सिर्फ 1/n रह जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो सीक्वेंस है वो 0 से ग्रेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से ग्रेटर है और 1/n के इक्वल है या फिर उससे लेस है। सो वी नो दैट अब आप यहाँ पे केस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म हमारी 0 है, n इनफिनिट को क्रॉस करता है तो ये भी 0 बन जाती है। अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो हमारी ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। We know that 1/n approaches to 0 as n approaches to infinity. Therefore, an approaches to 0 as n approaches to 0 infinity by Fields theorem. Clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको सिर्फ उसने ये देखना था कि ये हमारे पास सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्ज करती है तो किस पॉइंट को कन्वर्ज करती है। कन्वर्जेंस की बात हो रही है तो हम इस पे एक्स नहीं अप्लाई कर सकते थे, फिर इसलिए हमने इसको पिक्टोरियल को टर्म्स के साथ ओपन किया। ओपन करके हमने nth टर्म को बेसिकली चेक किया कि ये ज्यादा 1 तक जा रही है ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस तरह से भी, n से डिवाइड होकर 1 ही दे रहा है आंसर या फिर उससे कम है। और 0 से यहाँ पे ये ग्रेटर है हमारे पास, क्योंकि पहली टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमारी सीक्वेंस जो है वो 0 से ग्रेटर है और 1/n जो है उसके इक्वल है या उससे लेस है। तो यहाँ 3 टर्म्स बन गई हैं, 3 सीक्वेंस हैं, एक सीक्वेंस 0 है, एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है। तो उसके इस थ्योरम के मुताबिक दोनों सीक्वेंस का आंसर 0 आ रहा है। जब n इनफिनिटी को क्रॉस करता है तो ऑटोमेटिकली ये भी हमारे पास 0 ही देगा। एग्जांपल नंबर 11 आप लोगों ने खुद पढ़ लेनी है, बहुत इजी है, पढ़ लें सारे स्टूडेंट्स और मुझे बता दें हो गई है। एग्जांपल नंबर 11 और 9 डेफिनेशन जो है ये भी पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी ये सीक्वेंस है an जिसको हम नाम देते हैं और फिर इसको an को n+1 में कन्वर्ट कर दें, तो जो अगर an जो है वो n+1 सीक्वेंस से लेस रहेगा तो सीक्वेंस हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग है। अगर ये बढ़ जाता है अपनी से अगली टर्म की सीक्वेंस से तो फिर ये सीक्वेंस जो है ये डिक्रीजिंग होती है। A sequence is monotonic if it is either decreasing or increasing. अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो तो हम इसको मोनोटोनिक सीक्वेंस का नाम भी देते हैं। सो द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, ये सीक्वेंस उसने कहा डिक्रीज करिए, क्यों? क्योंकि 3/n+5 को वो 3 × n+1+5 में कन्वर्ट करते हैं n+1 में, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास लेस होता है और इसका हमारे पास ग्रेटर आता है। ये आपके पास क्या बन जाती है 3/n+6 बनती है। एंड सो an इज ग्रेटर देन इक्वल टू an+1। तो n की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लें। n को अगर आप इन्फिनिट ही पुट कर लो तो n की कोई भी स्पेसिफिक n इंटीजर है तो 1 2 3 पुट करके आप देख सकते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है, 1 पुट करके देख लें 3/5 जो है वो 3/6 से ग्रेटर होगा। 2 पुट करके देख लें तो 3/7 जो है वो ग्रेटर होगा 3/8 से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है अगर an जो है वो ग्रेटर देन हो n+1 तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। शो दैट द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, अगेन हमने शो करना है कि ये सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर ये डिक्रीज कर रही है तो हम an और an+1 दो टर्म्स लेंगे। ये an+1 है, an+1 जो है वो लेस देन है n/n² + 1 से। The inequality is equivalent to the one we get by cross multiplication। अब इसको इनइक्वालिटी को बेसिकली सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद
ये आपके पास इफ एंड ओनली की फॉर्म में इसको देखा तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1 लेस देन n स्क्वायर प्लस n सिंस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चूंकि n जो है वो आपके पास या 1 है या 1 से ग्रेटर है। जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1, और जब आप 2 पुट करते हैं तो फिर तो डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 1 ही रहती है। इट मींस ये जो राइट हैंड साइड है ये ग्रेटर है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके पास क्या है, लेस है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमने डिस्कस की थी वो हमारे पास ये सीक्वेंस थी और ये जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास ये सीक्वेंस थी। तो an इज ग्रेटर देन an प्लस 1। अगर an प्लस 1 से ग्रेटर है तो सीक्वेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैम ये बड़ा तो नहीं बन रहा है, इससे अगर n की जगह हम लोग -1 पुट करें तो। बेटा -1 क्यों पुट करेंगे, n तो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके मैम, ठीक है मैम। ठीक है जी मैम। हाँ, सॉल्यूशन 2। अब उसने पहले तो इसको सीक्वेंस के लिए डिस्कस किया है, सॉल्यूशन 2 जो है उसमें वो उसको फंक्शन के लिए डिस्कस करना चाह रहा है। तो फंक्शन के लिए हम जब फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होने की बात करते थे तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे। डेरिवेटिव लेस देन 0 होता था तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो शायद फंक्शन इंक्रीज कर रहा था। इस तरह की डेफिनेशन पढ़ी थी ना आपने? यस मैम। यस मैम। तो चलें जरा मुझे देख के पीछे से जाकर बताएं कि अगर आप डेरिवेटिव लेस देन 0 होता था तो क्या फंक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता था ऑन द इंटरवल? ये आपने इंक्रीज होता था। इंक्रीज होता था तो आप मतलब f प्राइम जो है उसको इंटरवल्स के ऊपर फाइंड आउट करते थे ना, वहां पे पूरा प्रोसीजर है इसका, ऐसे ही था ना। हम इंटरवल्स के ऊपर डेरिवेटिव को फिर डिस्कस करते थे ना फंक्शंस के। ये जरा प्रोसीजर जो है सॉल्यूशन 2 का जरा देखें, 5 मिनट लगाएं इस पे, पीछे जाएं और बताएं कि क्या ये फंक्शन डिक्रीज ही हो रहा है आपका। इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग की बात की है। ये फंक्शन जो है ना आपका बेटा बेसिकली डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर डिफाइंड होगा। इसमें हमारी जो डोमेन होगी वो -इन्फिनिट से 1 भी होगी और 1 से इन्फिनिट भी होगी। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिस्कस करना। तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये लेस देन 0 आ रहा है तो मेरा ख्याल है ये डिक्रीजिंग होगा आपके पास f प्राइम। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो फिर ये इंक्रीजिंग होना था हमारे पास। लेस देन 0 आ रहा है 1 से इन्फिनिट इंटरवल पे। क्यों 1 से इन्फिनिट इंटरवल पे ही हमने इसको डिस्कस किया, क्योंकि हमने n को पॉजिटिव ही डिस्कस करना है। तो ये 1 से इन्फिनिट, इसी तरह हमने x को भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिस्कस किया। तो ये लेस देन 0 है तो फंक्शन जो है वो आपका डिक्रीजिंग है। लेस देन 0 वो फंक्शन तो डिक्रीजिंग ही होता है मेरा ख्याल। ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग होता था, ऐसा ही है ना? यस मैम। ओके सो अगर हम इस सॉल्यूशन 2 को ले जाएं पीछे वाले थ्योरम के ऊपर, कि उस थ्योरम में हमने देखा था कि हम फंक्शंस पे जो डेफिनेशन अप्लाई करते हैं उसको पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस इंटरवल के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मौजूद हैं। तो उन पॉजिटिव इंटरवल्स के इंटीजर्स के लिए भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड होगी। सो वी कैन से दैट f into n इज ग्रेटर देन f into n plus 1। अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपके पास f into n जो है वो f into n plus 1 की डेफिनेशन जो है उसको सेटिस्फाइड करता है इस इंटरवल के लिए भी। सो वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग एज वेल, जैसे यहाँ पे वो आपके पास डिक्रीज कर रही है। उसके बाद बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कैसे होती हैं? अच्छा जी, सीक्वेंस आप एक ले लो। अगर आपसे कहा जाता कि आपने एक्स स्क्वायर की कोई सीक्वेंस लेनी है, फिर मैं ये कह दूं कि जो डोमेन है वो आपकी -इन्फिनिट से 5 पे है, तो 5 पे आंसर क्या होगा f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का? मैम 25। यस 25। ये सीक्वेंस जनरेट की है और मैं आपको डोमेन भी दे रही हूँ -इन्फिनिट से 5। तो 5 पे तो 25 आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पीछे सारी वैल्यू जो है वो -इन्फिनिट तक मूव कर रही है, कहीं खत्म नहीं हो रही, कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही। बाकी सारी सीक्वेंस जो है वो 25 से लेस ऐसे ही है। बाकी सारी सीक्वेंस जो है वो 25 के या इक्वल है या उससे क्या है
लेस है, ऐसे है। तो अगर आपका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करे किसी सीक्वेंस के अंदर और बाकी सारी सीक्वेंस जो है या उसके इक्वल हो या उससे लेस हो, तो हम इसको कहते हैं कि इस सीक्वेंस का एक बाउंडेड अबव, मतलब अबव वैल्यू मौजूद थी, बाकी सारी वैल्यूज उससे बिलो थी, तो बाउंडेड अबव उसका मौजूद था फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। इट इज बाउंडेड बिलो, अगर एक स्मॉल वैल्यू, जैसा कि मैं आपको माइनस, चूंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटरवल्स की बात करें, तो मैं आपसे कह दूं कि 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, 1 से इन्फिनिट के ऊपर। अब 1 पे तो आंसर मुझे 1 मिल रहा है जिसको मैं स्मॉल m कह दूंगी, लेकिन 1 से आगे तो इन्फिनिट तक जा रहे हैं, कहीं सीक्वेंस रुक नहीं रही, सीक्वेंस या 1 है या 1 से ग्रेटर है, तो ये जो 1 होगा ये उसका बाउंडेड बिलो होगा, मींस उसकी सबसे बिलो वैल्यू जिसको हमने बाउंड कर दिया है, ये उसकी सबसे हाई वैल्यू जिसको हमने बाउंड कर दिया है। तो ये हर सीक्वेंस के अंदर एक बाउंडेड अबव मौजूद होता है और एक बाउंडेड बिलो मौजूद होता है। इट इज बाउंडेड अबव एंड बिलो। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, जैसा कि आपको इंटरवल दे दिया जाए 1 से लेके 5 तक, तो अब 1 पे भी आंसर मौजूद है, 5 पे भी आंसर मौजूद है, बाउंडेड बिलो भी मौजूद है, बाउंडेड अबव भी मौजूद है, तो इस तरह की सीक्वेंस जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। जब सादा सी लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिव साइड पे स्पेसिफिक डिजिट मौजूद हो तो वो बाउंडेड अबव होगा, और जब इंटरवल की लेफ्ट साइड पे कोई स्पेसिफिक डिजिट मौजूद हो तो वो बाउंडेड बिलो होगा, और अगर इंटरवल की दोनों साइड्स पे स्पेसिफिक डिजिट्स मौजूद हो तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है, अबव भी होती है, बिलो भी होती है। ओके ओके मैम। तो टाइम खत्म हो गया है। उसके बाद सिंपल से रिजल्ट्स हैं, इनको आपने खुद देख लेना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुई तो वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, ठीक है? ओके ओके मैम। यस ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।